दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आज की ये जो क्लास है मेरे ख़्याल से 16वीं क्लास है आपकी। तो हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। आज की ये क्लास हमारी 16वीं क्लास है और इसके बाद हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी शिक्षण का पाठ योजना पढ़ेंगे कि लेसन प्लान किसे कहते हैं। पाठ योजना के बारे में पढ़ेंगे यानी लेसन प्लान के बारे में, जो कि बीएड के 3rd सेमेस्टर में कोई भी अभ्यर्थी का कोई भी सब्जेक्ट होगा उसे लेसन प्लान बनाने ज़रूर आना चाहिए। तो कल से जो क्लास होगी लेसन प्लान वाली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और उसे बीएड 3rd सेमेस्टर में जो भी है सबको देखना एकदम कंपलसरी है। अगर आप लेसन प्लान अभी बनाना नहीं सीख पाए तो जब आपकी शिक्षण अभ्यास यानी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए लगेगा ड्यूटी इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए, बहुत परेशान हो जाइएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो क्लास को ज़रूर देखिएगा। और हिंदी शिक्षण की अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, उसमें आपको शुरू से लेकर पूरी वीडियो मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण शिक्षण के बारे में और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो व्याकरण शिक्षण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। व्याकरण का नाम जब भी आपके सामने आता है तो बस आपको यही चीज़ याद होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एक्सेट्रा, सिंटेक्स वाली चीज़ें, वाक्य रचना वाली चीज़ें। पर व्याकरण शिक्षण क्या होता है हम थोड़ा विस्तार से अच्छे से जानेंगे ताकि हमें भविष्य में जब व्याकरण पढ़ाना हो तो हम अच्छे से पढ़ा सकें। विद्यार्थी को भाषा के शुद्ध रूप को समझने एवं पहचानने में सामर्थ्य बनाता है व्याकरण। कोई भाषा है उसके शुद्ध रूप को समझना है और भाषा शुद्ध रूप में है कि नहीं पहचानने के लिए जो सामर्थ्यता हमारे अंदर जिसके द्वारा आती है वो व्याकरण शिक्षण है। व्याकरण शिक्षण से मातृभाषा की मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति एवं प्रयोग में भिन्नता आती है। बिना व्याकरण पढ़े हम हिंदी भाषा को उतने अच्छे से यूज नहीं कर सकते और यदि हम व्याकरण पढ़ लेते हैं और फिर जो हम हिंदी भाषा में अपने विचार को प्रकट करेंगे तो उसमें अंतर देखने को मिलेगा। व्याकरण पढ़ के यदि हम हिंदी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उसमें शुद्धता होगी और हम उचित शब्दों के चयन से वाक्य संरचना के माध्यम से बोलेंगे। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम लैंग्वेज पे हमारी पकड़ हो, भाषा पे हमारी पकड़ हो, तो कोई भी भाषा का ज्ञाता तभी बन सकता है जब उसे उस भाषा की व्याकरण आएगी, ये कहना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम व्याकरण की परिभाषा देखेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार। सबसे पहले हम पतंजलि मुनि के अनुसार परिभाषा देख लेंगे। पतंजलि मुनि के अनुसार क्या परिभाषा है? पतंजलि मुनि ने व्याकरण को अपने महाभाष्य में शब्दानुशासन कहा है कि शब्द पे व्याकरण क्या करता है? अनुशासन रखता है। शब्द पे क्या करता है व्याकरण? अनुशासन रखता है कि कौन सा शब्द वाक्य में कहाँ पे रहेगा। इस चीज़ का जो निर्णय है व्याकरण के द्वारा हम करते हैं कि जो कर्ता है पहले लगेगा और जो क्रिया है बीच में रहेगा और जो ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है जो हमारा बाद में अन्य चीज़ है वो हमारा लास्ट में रहेगा। व्याकरण के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि कौन से शब्द को वाक्य के किस स्थान पर प्रयोग किया जाए। किसी भाषा का व्याकरण उस भाषा का शब्द संगठन की व्यवस्था करता है तथा वाक्य रचना के नियमों की ओर संकेत करता है कि कोई भी वाक्य हम लिखते हैं तो उसमें कौन सा शब्द पहले रहेगा, कौन सा बाद में रहेगा, यानी शब्दों का क्रम का जो निर्धारण किया जाता है वो व्याकरण के द्वारा ही होता है। तो व्याकरण शब्दानुशासन है, शब्दों के क्रम की व्यवस्था करता है, शब्दों के संगठन की व्यवस्था करता है पतंजलि मुनि के अनुसार। आप इंग्लिश में पढ़े भी होंगे, जब आप टेंस पढ़ते हैं, वाक्य संरचना पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यानी कौन सा शब्द कहाँ पे रहेगा ये हम किसके द्वारा फैसला करते हैं? व्याकरण के द्वारा करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि हम ऑब्जेक्ट को पहले रख दें और हेल्पिंग वर्ब को फिर इसके बाद रख दें और फिर वर्ब को इसके बाद रख दें फिर कर्ता को, तो वाक्य हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शब्दानुशासन, शब्दों का क्रम का निर्धारण व्याकरण करता है कि कौन सा शब्द कहाँ पे रहेगा। दूसरी परिभाषा योगेंद्रजीत सिंह के शब्दों में है। ये क्या बोलते हैं, सार रूप से प्रचलित भाषा से संबंधित नियमों का कथन ही व्याकरण कहलाता है। कोई भी सार लिख रहे हैं, सार मतलब क्या है, कोई भी लेख लिख रहे हैं आप, उसमें भाषा का आप प्रयोग करेंगे। अब भाषा का प्रयोग करेंगे तो भाषा से संबंधित कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ध्यान में रखकर ही ना आप सार लिखिएगा। तो भाषा से संबंधित नियमों को ही क्या बोला है इन्होंने, व्याकरण बोला है। फिर हम इसके बाद आगे देखते हैं, एक परिभाषा आपका है हेमचंद्र जी के अनुसार, व्याकरण का काम है भाषा पर अनुशासन रखना। यानी भाषा पर नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि सर भाषा पे नियंत्रण व्याकरण के द्वारा रखा जाता है। ये हेमचंद्र जी के शब्द हैं। तो परिभाषा भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे व्याकरण शिक्षण का महत्व क्या है। भाषा शिक्षण में व्याकरण का बहुत महत्व है। बिना व्याकरण के जाने भाषा पर कोई व्यक्ति पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका भाषा के रहस्य को समझने हेतु व्याकरण के नियमों को समझना जरूरी है। भाषा में बोलने तथा लिखने की शुद्धता बिना व्याकरण ज्ञान के सही नहीं हो सकती। अगर हम कोई चाहते हैं कि हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलें और शुद्ध तरीके से लिखें, तो हमको व्याकरण आना चाहिए। भाषा का रहस्य मतलब क्या है, राम राम खाती है, हम बोल सकते हैं क्या, राम खाती है हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये गलत चीज़ है। हमें व्याकरण यहाँ पे पता है कि राम क्या है, पुरुष लिंग है। राम क्या है, पुरुष लिंग है। और यहाँ पुरुष लिंग के अनुसार यहाँ पे राम खाता है होगा, खाती नहीं होगा। अगर खाती बोल दे रहे हैं मतलब हम स्त्री लिंग का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार जब हम व्याकरण समझ जाते हैं तो हम भाषा के रहस्यों को समझने में हमें आसानी होती है। फिर इसके बाद क्या है अगला महत्व, भाषा को विकृत होने से बचाना। भाषा को विकृत होने से बचाना। पीडीएफ में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकेंड, पीडीएफ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, फिर मैंने सही किया। तो भाषा का महत्व और व्याकरण शिक्षण का हमने महत्व जान लिया। अब इसके बाद हम व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहला जो है उपयोगिता, व्याकरण द्वारा शब्द रचना एवं वाक्य रचना की जानकारी प्रदान होती है। यदि हमें शब्दों की रचना करनी है, किसके द्वारा, संधि समास, संधि वर्णों के द्वारा शब्द रचना होती है। मतलब शब्द रचना संधि समास प्रत्यय उपसर्ग योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। यानी शब्दों की रचना से संबंधित ज्ञान यदि हमें प्राप्त करना है तो व्याकरण से हम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि वाक्य की रचना से संबंधित भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो भी हम व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा में शुद्धता आती है, ये कोई नई बात नहीं है, आप जानते ही हो। फिर इसके बाद व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। जब हम व्याकरण पढ़ लेते हैं और हमारे सामने कोई गलत भाषा का उपयोग करता है तो हम बोलते हैं कि तुम गलत व्याकरण यूज कर रहे हो, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। तो हमारे अंदर आलोचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। आप इंग्लिश में देखे होंगे कोई गलत बोलता है तो बच्चे बहुत जल्दी चिढ़ाते हैं, उसको विद नहीं विथ बोलते हैं वहाँ पे। ये नहीं अ बोलते हैं, द नहीं दी बोलते हैं। आपने सुना होगा इस टाइप का लोग चिढ़ाते हैं जब प्रोनाउंसिएशन कोई गलत कर पाता है तो। चौथा क्या है, पाठ्य पुस्तकों में गद्य पाठ व्याकरण के नियमों से ही पढ़ाया जाता है जिससे कि गद्य संरचना सुंदर लगे। जब गद्य को पढ़ाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के शब्द के अर्थ, शब्दों की रचना, तद्भव तत्सम शब्दों को बताते हुए जो अध्यापक होता है वो आगे बढ़ता है ताकि गद्य रचना हमारी सुंदर लगे। व्याकरण का आरंभ तब तक न किया जाए जब तक छात्र भाषा का पर्याप्त ज्ञान न कर ले। यानी बच्चा 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है तो उसको एकदम ज़बरदस्त तरीके से व्याकरण न पढ़ाया जाए, अप्रत्यक्ष तरीके से पढ़ाया जाए कि हम कविता कहानी पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिंट दे दिए। अलग से ये नहीं कि संज्ञा सर्वनाम हम पूरा नोट्स बनवाने लगें, क्योंकि उस समय उसकी मानसिक स्थिति, मानसिक क्षमता सही नहीं होती। वो छोटा बच्चा होता है, उसे कहानी कविता के अलावा और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। व्याकरण का शिक्षण आगमन विधि से प्रारंभ करके निगमन विधि से खत्म किया जाना चाहिए, कि उदाहरण से हम शुरुआत करें व्याकरण पढ़ाना और उदाहरणों के द्वारा ही नियम बच्चों से निकलवा दें। सतमा क्या है, छात्रों को व्याकरण के नियम रटाने की अपेक्षा समझाया जाना चाहिए। व्याकरण के नियम हमको बच्चों को रटवाने नहीं हैं, बच्चों को समझा देने हैं।
व्याकरण का शिक्षण क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाना है। ये नहीं कि हम पहले सर्वनाम पढ़ा लिए और फिर हम बोल रहे हैं कि हम संज्ञा पढ़ाएँगे, तो बच्चा को समझ आएगा क्या? आगे हम संज्ञा पढ़ाएँगे तभी तो बच्चा सर्वनाम भी समझ पाएगा। तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन होना चाहिए व्याकरण का। अब व्याकरण शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, आप देख लीजिए। ये आपको जब आप लेसन प्लान बनाइएगा, व्याकरण शिक्षण कीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम पढ़ाइएगा, तो ये उद्देश्य आप वहाँ पे लिख सकते हैं, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। क्योंकि 2 उद्देश्य लिखने होते हैं, समान विशेष, तो समान के अंतर्गत इसको लिखिएगा। छात्रों को वाक्यों, शब्दों तथा वर्णों की शुद्धता का ज्ञान कराना, कि व्याकरण पढ़ के छात्र सही वाक्य बनाना सीख जाए, सही शब्दों का प्रयोग करना सीख जाए, वर्णों का शुद्ध उच्चारण कर पाएँ। दूसरा क्या उद्देश्य है? व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में रचना एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, कि बच्चा कविता लिखना सीख जाए, बच्चा कहानी लिखना सीख जाए या कहानी बनाना भी सीख जाए, तो बहुत बड़ी बात है भाई, सृजनात्मक क्षमता तो उसके अंदर आ ही जाएगी। तीसरा क्या है? छात्रों में ऐसी क्षमता पैदा करना जिससे वे कम से कम शब्दों में शुद्धतापूर्वक अपने भावों को व्यक्त कर सकें। साथ ही उनमें ऐसी योग्यता पैदा करना जिससे वे भाषा की अस्तित्वता को समझ सके, उनमें भाषा की शुद्धता को परखने का विकास हो। पहला चीज़ कि भाषा कम से कम शब्द में, यानी कि घुमा-फिरा के नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से अपने बातों को रख सके कहीं पे, ऐसी योग्यता उसके अंदर विकसित करना है। भाषा का क्या अस्तित्व है, शुद्ध भाषा का क्या महत्व है, वो समझ सके, और भाषा गलत कहाँ पे है, अशुद्ध भाषा की पहचान कर सके वो। फिर अगला क्या है? विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा देना है व्याकरण शिक्षण के द्वारा, कि भाई व्याकरण इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम गलत भाषा का यूज न करें। विद्यार्थियों को भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना, वाक्य रचना के नियम की संज्ञा कहाँ पे यूज होगा, सर्वनाम कहाँ पे यूज होगा, ये सारी चीज़ें। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना, कि हम कौन से, कहाँ से अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ये सारी चीज़ों की उसको जानकारी देना। भाषा को विकृत होने से बचाना, जब हम व्याकरण पढ़ लेते हैं तो हम अच्छे तरीके से बोलते हैं, हम त्रुटियां कम करते हैं, भाषा की जो त्रुटियां होती है, जैसे कि हम उच्चारण सही तरीके से करते हैं। मान लीजिए कोई उर्दू शब्द है, तो या ये उर्दू शब्द है तो इसको हम ज नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ज। मतलब हमें चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन करने आता है। फिर इसके बाद व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। तो व्याकरण शिक्षण की विधियाँ से पहले हम ये देख लेंगे कि किन-किन स्तरों पर हमें व्याकरण किस टाइप से पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर पर देखेंगे 1 से 5 के स्तर पे, कि हमें यहाँ पे व्याकरण कैसे पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, व्याकरण का शिक्षण प्रत्येक स्तर पर एक सा नहीं होता है, अलग-अलग। हम प्राथमिक में अलग तरीके से व्याकरण पढ़ाएँगे, पूर्व माध्यमिक यानी मिडिल स्टेज 6 से 8 में हम अलग तरीके से पढ़ाएँगे। वहीं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 9 से 10 और 11 से 12 में भी हम अलग तरीके से व्याकरण की शिक्षण करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बालकों को भाषा अनुकरण के माध्यम से व्याकरण को सिखाना है, कि मतलब जो हम कविता पढ़ा रहे हैं, जो हम कहानी उसको पढ़ा रहे हैं, उसी में थोड़ा-थोड़ा हम हिंट देते चलेंगे। अगर कहीं पे मोहन आ गया तो हम बताएँगे कि मोहन पुरुष लिंग है, यानी जो पुरुष होते हैं उसको हम पुरुष लिंग बोलते हैं, और जो स्त्री होती है उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। मेज पर पुस्तक है तो एक पुस्तक रखा है बेटा, तो एक वचन में आएगा। मतलब हिंट देते चलना है, समझे ना समझे उसको आसानी से, धीरे-धीरे। ये नहीं कि हम बता दिए तो समझ ही जाए, बस हम उसको धीरे-धीरे आदत डलवा रहे हैं कि कहीं कुछ व्याकरण भी होता है, तुमको आगे जाके पढ़ना है। इस चीज़ का हम उसे एहसास करा रहे हैं। इस स्तर पर बालकों को व्याकरण के पचड़े में न डाला जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अलग से हम पूरा नोट से बनवा दें, चलो अब तुमको विस्मयादि बोधक पढ़ो, वाक्य के पूरे रचना पढ़ो, तुम संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, अलंकार पढ़ाने लगे, ये सब नई चीज़ है, ये गलत बात है। छोटे बालक व्याकरण के नियमों को पढ़कर कभी भी भाषा नहीं सीख सकते। छोटे जो बालक होते हैं, वो व्याकरण पढ़कर भाषा को नहीं सीख सकते। उनको भाषा हम क से कबूतर, ख से खरगोश करके ही सिखा सकते हैं। मतलब आसान भाषा में, खेल-कूद के माध्यम से, कहानी, कविता के माध्यम से उसको हम भाषा धीरे-धीरे सिखाने की आदत डलवाएँगे। अनुकरण के आधार पर ही वो सीखेंगे। हमको देखेंगे, हम क्लास में आदर्श वाचन कविता का करेंगे, बच्चे हमको देखेंगे वो भी गाने लगेंगे। उनको हम खेल के, अभिनय करके, नाट्य विधि से गवा के सिखाएँगे, वो डायरेक्ट व्याकरण को नहीं सीख पाएँगे।
अतः प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की अलग से शिक्षा प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यानी 1 से 5 का जो टाइम है, यहाँ पे हमें व्याकरण को बहुत ज़बरदस्त तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, हल्का-फुल्का कहानी कविता में कुछ हिंट देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से चलना चाहिए। पूर्व माध्यमिक स्तर 6 से 8 की अब बात किया जा रहा है। व्याकरण का आरंभ कक्षा 6 में किया जाए, यहाँ से कर देना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर छात्रों का भाषा पर पर्याप्त अधिकार हो जाता है। भाषा बच्चे 5 साल पढ़ लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो अब 6 में उनके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि अब अगर उन्हें हम व्याकरण बताएँगे तो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्याकरण की शिक्षा तभी प्रदान की जाए जब बालक भाषा पर अधिकार प्राप्त कर ले। तो अब कोई भी बच्चा है, वो 5 साल तक लगातार यदि कोई भाषा पढ़ेगा तो भाषा पर उसका कुछ न कुछ तो अधिकार हो ही जाएगा। तो इस हिसाब से वो व्याकरण पढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, माध्यमिक स्तर यानी कि आप समझ जाइए 9 से 12 टोटल इसमें हम डाल दे रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण की शिक्षा बिना किसी संकोच के प्रदान की जा सकती है। कोई संकोच नहीं, आप कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं अब। छात्र जब माध्यमिक कक्षाओं में पहुंचेंगे तब उनकी आयु ऐसी होगी कि वे समझ सकेंगे कि बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। क्रमशः वे समझने लगेंगे कि विभिन्न शब्द विभिन्न कार्य करते हैं और उनमें परस्पर विभिन्न संबंध होते हैं। यही समय नियमित व्याकरण शिक्षण प्रारंभ करने का है, क्योंकि छात्र उससे कुछ लाभ उठा सकते हैं। इस स्तर पर बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और एक ही शब्द अलग-अलग मतलब कई शब्द होते हैं और वो कई जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे रस, रस का एक अर्थ होता है पीने वाला रस, एक रस होता है कि भई हम आनंद ले रहे हैं, एक आपका श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, ये वाला भी रस आपका होता है। तो कई एक ही जो शब्द हैं उसको उसका प्रयोग कई जगह पे हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वो बच्चा समझ जाता है कि हमको व्याकरण इसके लिए पढ़ना होगा। तो वो व्याकरण पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और इस स्टेज पे व्याकरण को पढ़ाना चाहिए। अब हम विधियाँ पे आते हैं कि व्याकरण पढ़ाने के लिए कौन-कौन सी विधियाँ का यूज़ किया जाता है। तो पहला विधि और सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि, पहला विधि और आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है हिंदी व्याकरण पढ़ाने का, वो है आगमन विधि। आगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उदाहरण बताते हैं किसी चीज़ का और फिर उसी से हम उदाहरण बता के बच्चे से ही नियम निकलवा देते हैं। ये नियम होता है, पहले उदाहरण बताना है और उदाहरण के माध्यम से ही हम उससे नियम निकलवा देंगे। उदाहरण ऐसा होगा जो बच्चा उसे पहले से जानता होगा। इस विधि में बालक के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और इन उदाहरणों की सहायता से ही बालकों द्वारा व्याकरण के सामान्य सिद्धांत निकलवा लिए जाते हैं। जैसे व्याकरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत रोचक सरल बनाया जा सकता है। छात्र उदाहरणों के प्रति बड़ी उत्सुकता दिखाते हैं, जिससे उसका अवधान मतलब ध्यान पाठ में लगा रहता है तथा वे व्याकरण के नियमों को समझ भी सरलता से जाते हैं। इसमें बोला क्या जा रहा है कि जब हम बच्चों को पहले उदाहरण देते हैं और फिर उदाहरण के माध्यम से ही उससे नियम निकलवा देते हैं, तो बच्चे ऐसी विधि में बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ते हैं। बच्चे को जब हम उदाहरण देते हैं ना, तो बड़ी उत्सुकता के साथ उदाहरण को सुनते हैं और जिसके कारण उनका ध्यान पाठ पठन में लगा रहता है और वो सरलता से जो हम समझाना चाहते हैं, चीज़ों को समझ भी जाते हैं। तो आगमन विधि से पढ़ाने का फ़ायदा यही होता है। यदि अध्यापक छात्रों को विशेषण पढ़ाना चाहता है, तो वह बालकों के सामने निम्न प्रकार के उदाहरण रखकर प्रश्न कर सकता है। मान लीजिए आपको कक्षा में विशेषण पढ़ाना है, तो आप कैसे शिक्षण करेंगे? उदाहरण देख लीजिए। हम आपको अब यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। हम कक्षा में बोलेंगे मतलब लिख देंगे श्यामपट्ट पे कि श्यामपट्ट का रंग काला होता है। ये आगे हम लिखेंगे लाइन शिक्षण जब करने जाएँगे तो। फिर उदाहरणों को प्रस्तुत करने के पश्चात अध्यापक अब कुछ छात्रों से प्रश्न करेगा। हम पहले श्यामपट्ट पे जाएँगे, लिख देंगे श्यामपट्ट का रंग काला होता है और फिर अब हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। हम बोलेंगे बच्चों बताओ वाक्य में संज्ञा शब्द कौन-सा है? श्यामपट्ट का रंग काला होता है वाक्य में संज्ञा शब्द कौन-सा है? तो बच्चे बोलेंगे संज्ञा श्यामपट्ट है, क्योंकि श्यामपट्ट क्या है? वस्तु है, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे कि सर संज्ञा तो श्यामपट्ट है। फिर हम पूछेंगे श्यामपट्ट की क्या विशेषता है इस वाक्य में? तो बोलेंगे सर श्यामपट्ट का रंग काला है यहाँ पे। तो फिर हम उसको बोलेंगे
इतना करने के बाद कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं बच्चों। तो बच्चों क्या हुआ, बच्चों ने उदाहरण बताया, उदाहरण के बाद हम उन्हीं के माध्यम से उनको विशेषण की परिभाषा बता दिए। इतना करने के बाद जैसे कि वो बच्चे बता देंगे कि श्यामपट्ट का रंग सर काला है। हम पूछेंगे श्यामपट्ट की क्या विशेषता है और वो बता देंगे कि श्यामपट्ट का रंग काला है। इतना प्रश्नोत्तर करने के बाद समाप्त होने के बाद हम कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा, संज्ञा क्या था, श्यामपट्ट था, तो जो शब्द संख्या की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो बच्चे ऐसी विधि से बहुत जल्दी समझ जाते हैं। दूसरा क्या है, निगमन विधि। निगमन विधि को कहा जाता है अपोजिट ऑफ आगमन विधि, मतलब कि आगमन विधि का उल्टा। इसमें सर्वप्रथम व्याकरण के सामान्य नियमों को छात्रों के सामने रख दिया जाता है, बाद में उदाहरण द्वारा उन नियमों की प्रामाणिकता दी जाती है। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की तरफ चला जाता है। इसमें बालक सामान्य नियम रटकर समझते हैं। इस विधि से यदि हमें पढ़ाना है तो हम क्या बोलेंगे कि संज्ञा की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये हम लिख देंगे और बच्चों से 2-3 बार अनुकरण वाचन करवा देंगे। वाचन करवाने के बाद फिर हम एक उदाहरण देंगे, श्यामपट्ट काला रंग का है। फिर हम पूछेंगे कि इसमें भैया संज्ञा कौन है, तो बताएंगे बच्चे कि श्यामपट्ट सर संज्ञा है। तो श्यामपट्ट कैसा है, काला है, मतलब कि श्यामपट्ट की विशेषता कौन बता रहा है इसमें, तो काला बता रहा है, तो काला क्या होगा, विशेषण होगा। तो पहले हम नियम को बताएंगे, रटवाएंगे, उसके बाद हम उदाहरणों के माध्यम से प्रामाणिकता देंगे कि विशेषण इसमें कौन है। सहयोग विधि। सहयोग विधि क्या होता है, इसके अनुसार बालकों को रचना शिक्षण के दौरान ही व्याकरण के नियम बताते जाना चाहिए। रचना या गद्य के पाठों से व्याकरण को समन्वित करके पढ़ाया जाता है। यह विधि पूर्णतः शुद्ध नहीं है। यह विधि क्या बोलता है कि हम अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाएंगे। हम जब कहानी कविता पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी में हम जहाँ जहाँ पे व्याकरण आएगा बताते चलेंगे। हम अलग से मतलब नहीं पढ़ाएंगे, हम गद्य का पद्य का सहारा लेके व्याकरण को पढ़ाएंगे। लेकिन देखिए ये विधि ना अच्छी नहीं मानी गई है, ये विधि वैज्ञानिक नहीं मानी गई है और व्याकरण शिक्षण पढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग करना अच्छा दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। अगली विधि क्या है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ये आपका यूज होता है 12वीं में, 11 से 12 में जब हम पहुंच जाते हैं, या कह लीजिए 9 से 10वीं क्लास में जब बच्चे पहुंच जाते हैं उच्च स्तर पे, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे व्याकरण पढ़ाने के लिए हम अलग से व्याकरण की किताब लेकर पढ़ाते हैं। अब जो पाठ्य पुस्तक थी उससे हम नहीं पढ़ाएंगे, हम अलग से व्याकरण की किताब लाएंगे और पढ़ाएंगे। आप लोग देखे होंगे जब आप लोग 12वीं क्लास में होंगे तो इंग्लिश हो चाहे हिंदी आपको एक्सीलेंट से पढ़ाया जाता होगा। एक्सीलेंट नाम की एक पुस्तक आती थी, उसमें सिंटेक्स होता था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पूरा इंटरजेक्शन तक आपका प्रीपोजिशन सारा होता था, जिससे कि हम सिंटेक्स को पढ़ना सीखते थे। तो इसके अनुसार व्याकरण की पुस्तकों द्वारा ही छात्रों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। उच्च कक्षाओं में यह प्रणाली उत्तम मानी जाती है। भाई बड़े कक्षा में पढ़ाना है तब हर बार तो हम खेल कूद के नहीं ना पढ़ा सकते हैं। बच्चों का उम्र ज़्यादा हो गया है, वे अब सोचने समझने लगे हैं, तार्किक क्षमता का विकास हो गया है, तो क्या अब भी हम उनको फुटबॉल और क्रिकेट खिला के पढ़ाएं, तो ये चीज़ तो सही नहीं ना होगी। तो आई होप आप आज व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आप क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई चीज़ नहीं समझ पाए होंगे तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हमने जाना कि व्याकरण शिक्षण क्या होता है, फिर उसके बाद हमने व्याकरण शिक्षण की परिभाषा देखी। परिभाषा देखने के बाद हमने महत्व देखा, महत्व के बाद हमने उपयोगिता जानी और व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य जाने। फिर व्याकरण शिक्षण किन विभिन्न स्तरों पर कैसे पढ़ाया जाता है वो हमने जाना। फिर व्याकरण शिक्षण की 4 विधियों के बारे में हम लोगों ने जाना, वो भी उदाहरण सहित। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा ये क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के समय आपको वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ दी जाएंगी हिंदी शिक्षण से रिलेटेड, ताकि आपका हिंदी शिक्षण में इस बार 100 में से बहुत ही अच्छे नंबर उठे, जो जो कोर्सेस पॉइंट इस चैनल से पढ़ रहे हो आप लोग। और कल से क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी पाठ योजना की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। पाठ योजना आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेस्ट वे में आपको पढ़ाया जाएगा कि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर अभ्यर्थी छात्राध्यापक पाठ योजना मस्त एकदम बिंदास बना लेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल से क्लास को खुद भी देखिए। और क्लास को भैया आपसे रिक्वेस्ट है
कि शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कल वाली क्लास को। कल से जितना भी लेसन प्लान की जितना क्लासेस होंगी, आप अपने ग्रुप में, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग लेसन प्लान बनाना अच्छे से सीख जाएँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।